नमस्कार, जोहार। आपको पता है कि झारखंड में इन दिनों भाषा विवाद को लेकर खूब हो हल्ला मचा है पूरे झारखंड में। इसमें राजधानी रांची हो या संथाल परगना का दुमका हो या धनबाद हो, बोकारो, तमाम जगहों पर दो पक्ष लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे हैं। यह विषय आज कोई नया नहीं है। इसके पहले भी आपको बताऊं कि झारखंड आंदोलन के समय से ये मुद्दा काफ़ी उभर कर सामने आया है और आज तो हालात ये हैं कि कई मंत्री, नेता सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को निपटाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कारण है सरकार। क्या सरकार के बारे में हम लोग इस पर बात कर सकते हैं? करना चाहिए। और इसके अलावा हम थोड़ा इतिहास पर भी जानेंगे और चाहेंगे कि हमारे साथ में एक बुद्धिजीवी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो आपको उनका परिचय कराता हूं और हमारे साथ में है डॉक्टर रंजीत महली साहब। डॉक्टर रंजीत महली प्रोफेसर हैं यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में और ये उनसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले भी इनके आलेख तो हम लोग पढ़ते रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हैं डॉक्टर महली, और आज हमने इनको पकड़ा है। जी हाँ, पकड़ा है कि भाषा विवाद पर कुछ बात कहें और ये बातें रखें कि आखिर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर महली, स्वागत है आपका। जी जोहार। दरअसल ये भाषा विवाद पर हम लोग शुरुआत करते हैं और इस पे क्या है, मसला है क्या? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है भारत में भाषा विवाद का। अंग्रेज़ों के आने से इसकी शुरुआत हुई थी। अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत जो है सो उसमें भाषाओं को भी शामिल किया था। अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत में भाषा विवाद जैसी कोई बात देखने को नहीं मिलती थी। मुगलों के आने के पहले संस्कृत और दूसरी जो भारतीय भाषाएं हैं उनसे काम चलता था। वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब आपस में थे। मुगलों के आने के बाद पारसी भाषा के रूप में चला। पारसी भाषा। और पारसी के बाद आप देखते हैं अब थोड़ा अंग्रेज आ गए हैं। अंग्रेजों के आने के बाद वही पारसी और जो हिंदी है आपस में मिल करके एक भाषा का निर्माण करते हैं, उर्दू भाषा का। देखिए, यहाँ मिलाप की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। तो भारत में जो है सो मिलने मिलाने की जो संस्कृति है वो भाषा को लेकर के हो, जाति धर्म को लेकर के बहुत पुरानी संस्कृति रही है। लेकिन दोनों के बीच में विवाद, चाहे भाषाई विवाद हो, धार्मिक विवाद हो, ये विवाद की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आने के बाद। अच्छा, अंग्रेजों से शुरुआत होती है? अंग्रेजों से शुरुआत होती है। उन्होंने जो है सो उर्दू को और हिंदी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि शासन में और संगठन में अंग्रेजी भाषा को जो है सो महत्व दिया जा सके। शासन को मजबूत करने के लिए अंग्रेजी जरूरी था। वहां से इन लोगों ने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया और जो हिंदी और आपके जो उर्दू है उसको एक दूसरे का विरोध में खड़ा कर दिया। हाँ, फिर आप कालांतर में देखिए कि उर्दू के आधार पर मुस्लिम लीग खड़ा हो जाता है और अलग देश भी बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। यानी सांप्रदायिकता के रंग में इसको जो सो रंगने का काम वो सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया और वहीं से भाषा विवाद की शुरुआत होती है भारत में। अब 47 में देश आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया। आजाद भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ और संविधान की जो प्रारंभिक सत्र शुरू हुआ तो उसमें संयुक्त प्रांत से एक कांग्रेसी सदस्य आए थे जिनका नाम था आरवी धुलेकर जी। आरवी धुलेकर ने जो है उन्होंने संविधान सभा में ये कहा कि संविधान निर्माण का काम जो है सो हिंदी भाषा में होनी चाहिए। अच्छा। और इसके बाद लगातार 3 सालों तक भाषा को लेकर के, भाषाई विवाद को लेकर के एक उत्तेजना का माहौल रहा।
महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और दूसरे जो अन्य बड़े नेता हैं वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी भाषा मैं कह रहा हूँ, तो हिंदुस्तानी भाषा में क्या है, उसमें हिंदी उर्दू सब शामिल है, इनको उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा कहा। तो हिंदुस्तानी भाषा को वो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के पक्ष में थे। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि राजेंद्र प्रसाद ने वो भाषण भी दिया था अध्यक्ष के तौर पर हिंदी में। तो खैर, ये जो आरवी धुलेकर हैं, उनके बयान के बाद जो है भाषा विवाद जो है सो जोर पकड़ता है। अच्छा, जोर पकड़ता है। और तब एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। संविधान सभा में भाषा समिति जो है इसका समाधान करने का एक फॉर्मूला निकाला। फॉर्मूला क्या निकाला कि आगामी 15 वर्षों तक जो सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें जो है सो अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा। और दूसरा ये हुआ कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ विभिन्न जो प्रांत हैं अपनी सुविधा अनुसार अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का वो कार्यालयी उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है सो उसका समाधान निकला। लेकिन मामला यहीं रुका नहीं, बढ़ते ही गया। अंत में आप देखते क्या है कि भाषाई आधार पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है और फिर भाषाओं के आधार पर राज्य बनते हैं जैसे बंगाल, उड़ीसा वगैरह वगैरह। बिल्कुल। फिर राज्य ही क्यों, भाषा के आधार पर देश भी बने हैं और वो बांग्लादेश है। अच्छा। बांग्लादेश जो है विशुद्ध भाषाई आधार पर बना है। ये बात और है कि उसमें सामाजिक और जातीय और आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव तो होते ही थे, लेकिन उन भेदभाव के मूल में वो भाषा थी। और भाषा के कारण जो है सो 1971 में बांग्लादेश जो है सो खूनी संघर्ष के बाद बांग्लादेश बना, अलग देश बना भाषा के नाम पर। बिल्कुल। इसमें आज जो हम लोग विश्व भाषा दिवस मनाते हैं, ये विश्व भाषा दिवस जो है वो बांग्लादेश की घटना से जुड़ा हुआ है। अच्छा। दरअसल क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना पूर्वी पाकिस्तान में ढाका विश्वविद्यालय में वो आमंत्रित थे। वहां जाने के बाद उन्होंने अपने भाषण में ये कह दिया कि उर्दू जो है सो पूरे पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की और पूर्वी पाकिस्तान की दोनों पार्ट में जो सो उर्दू राष्ट्रभाषा होगी। यहीं से वहां के छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कई छात्रों ने अपनी जान भी गंवाई और उसी के याद में जो है सो आज हम लोग विश्व भाषा दिवस मना रहे हैं। लेकिन झारखंड क्यों आज प्रभावित? हालांकि ये भाषा का मसला तो पूरे देश भर में चलता रहा है। दक्षिण में कई बार भाषा आंदोलन चलता रहा, कई जगहों पर होता रहा है। और झारखंड आज की तारीख में, झारखंड के हालात जो बिगड़ रहे हैं, भाषा, खासकर भाषा के नाम पर, हालांकि कुछ और भी स्थानीयता का भी सवाल भी उठने लगा है इसके साथ साथ। उसके लिए स्थानीयता की नीति अभी तक सरकार की ओर से नहीं आई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। तो आप ये बताइए कि भाषा का विवाद झारखंड में क्यों है? देखिए, असल में झारखंड जो आंदोलन चला था, तो झारखंड आंदोलन की बुनियाद पहले तो राजनीतिक बुनियाद नहीं थी, इस बात को हम लोग समझें। आंदोलन की बुनियाद जो सो भाषाई और सांस्कृतिक बुनियाद ही थी। आप देखें, वो राजनीतिक जो था वो तो बाद में उस पर आया वो बन करके। आप देखें कि कुमार सुरेश सिंह, डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह आते हैं, बिरसा मुंडा को जिन्होंने खोज के निकाला, और झारखंड जो है उसके लिए बड़ा आभारी है कुमार सुरेश सिंह। उन्हीं के पहल से और उन्हीं के प्रयास से रांची में जो अभी आप ट्राइबल जो डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्हीं के योगदान से। जी हाँ। और आपके रामदयाल सिंह मुंडा जो है सो अमेरिका में थे उस वक्त। रामदयाल सिंह मुंडा को वहां से बुलाने वाले भी कुमार सुरेश सिंह हैं। फिर बीपी केसरी वो सिमडेगा में थे, उनको बुलाने का काम उन्होंने किया। गिरधर राम गोंजू, तो ये सारे लोग भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे। तो झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है वो भाषाई और सांस्कृतिक आंदोलन से हुई। मजेदार बात देखिए कि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह कोई आदिवासी व्यक्ति तो थे नहीं, एक नॉन आदिवासी व्यक्ति, और वो इसके पक्ष में खड़ा होता है कि हमारी अपनी भाषा जो हो उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे हम ऊपर ले जाएं।
और आज हम उस बात को लेकर क्यों लड़ रहे हैं? अब यहाँ देखना ये है कि झारखंड आंदोलन तेज हुआ, राजनीतिक सफलता हमको मिल गई, यानी झारखंड राज्य बन गया, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक जो उद्देश्य थे, जो सपने थे, अधूरे हो गए। कहने के लिए आज 20-22 साल हो गया झारखंड बने हुए, और इस बीच में कई सरकारें आई गई, उसमें ज्यादातर सरकारें आदिवासी ही रही, स्थानीय सरकार रहे, स्थानीय एकमात्र रघुवर दास को छोड़ जी हाँ, सबके सब मुख्यमंत्री तो आदिवासी थे जी। लेकिन इन सरकारों ने यहाँ की भाषा को, यहाँ की संस्कृति को महत्व देने के बजाय इग्नोर करने में ही तो क्या है कि झारखंड, क्या कारण आपको लगता है इसके पीछे? कोई राजनीतिक ही कारण है इसके पीछे तो, या वोट बैंक कारण है? कुछ कारण तो है। देखिए, ये तो राजनीतिक कारण तो है ही, और वोट बैंक भी। डेमोक्रेसी में क्या है कि वोट बैंक के मद्देनजर सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो हमारी जो सरकारें थी उन्होंने भी ये निर्णय लिए। प्लस ये भी देखना होगा कि कहने के लिए हमारे यहाँ 5वीं अनुसूची की व्यवस्था है, 5वीं अनुसूची की व्यवस्था, और 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड को एक तरह का विशेषाधिकार प्राप्त है। और उस विशेषाधिकार के तहत हम देखते क्या है कि यहाँ की ग्राम सभा को महत्व दिया गया है। यहाँ के जो जल जंगल जमीन है वो किसके नियंत्रण होने चाहिए? ग्राम सभा के नियंत्रण होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सरकारें देखिए, सरकारें या शासक जो हैं उनको आदिवासियत से, गैर आदिवासियत से, हिंदू से, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। उनकी अपनी इच्छाएं होती हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, और उनके हिसाब से वो काम करते हैं। तो कहने के लिए आदिवासी रहे, कहने के लिए यहीं के रहे, लेकिन उनकी असली जो नजर है, असली जो दृष्टि है यहाँ के खान खदानों पर, अच्छा, जल जंगल जमीन के लूट पर। अच्छा, तो इसलिए उन लोगों ने इन सभी चीजों को तरजीह नहीं दी, महत्व नहीं दिया, उसी पर वो फोकस करते रहे। यहाँ के संसाधनों की लूट पर उनका फोकस रहा। यहाँ की जो स्थानीय जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, इसमें संस्कृति और भाषा शामिल है, वो कहीं भी इनके इसमें नहीं था। और देखते हैं कि उसमें ज्यादातर जो नॉन आदिवासीज हैं, जो नॉन झारखंडियों का आना बढ़ गया झारखंड में, खासकर झारखंड बनने के बाद जो गैर आदिवासियों की जो पहुंच बढ़ी है झारखंड तक, वह भी एक कारण था, और वह तो एक वोटर है ही। इस पर मैं कुछ बात जोड़ना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि झारखंड आंदोलन जो चला था वो केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वो भाषाई और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। राजनीतिक आंदोलन के रूप में हमको सफलता मिली, अलग राज्य बना, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक जो आंदोलन है और एक आर्थिक आंदोलन की भी बात मैं करूंगा, वो पीछे छूट गया। आज देखिए कि जिस आधार पर हम और जिस पहचान को लेकर के, जिस अस्मिता को लेकर के बिहार से अलग हुए, आज असल में वह जो अस्मिता है हम उसको प्राप्त नहीं कर सके। अच्छा। बाहरी लोगों का आना जाना जो है जारी है, और जो लूट थी बिहार के दरमियान, वो लूट आज भी हमारे यहाँ जारी है। तो हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री रहे, सरकारें रही, वो सिर्फ मुखौटा के लिए है, मुखौटा है। और इसीलिए ये मुखौटे हैं, इसलिए यहाँ की जो मूल चीजें हैं जिसमें भाषा और संस्कृति भी शामिल है, इस ओर इनका ध्यान नहीं गया है। इनका सारा ध्यान था बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाएं, कल कारखाने लगाएं, और यहाँ के संसाधनों का दोहन करें और अपना घर भरें और राजनीतिक व्यवस्था को अब कायम रखें। सबकी कुर्सी बचाने की चिंता सबकी रही। लेकिन एक चीज तो है, एक चीज जो है, जो लोग जो गैर झारखंडी भाषाई लोग हैं उनकी तो संख्या काफ़ी बढ़ी है, ये तो सभी मानते हैं। वो एक अलग पहलू हो सकता है कि उनको स्थानीयता के आधार पर उनको क्या, उनका स्टेटस क्या है, वो बातें बहुत गंभीर बातें हैं ये। लेकिन उनके बारे में उनका क्या हल होगा? आज वो लोग भी आंदोलनरत हैं, वो कह रहे हैं कि साहब झारखंडी भाषाओं के खिलाफ मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और कई भाषाएं हैं जिस पर बहुत लंबे समय से ही, आपको याद होगा कि पिछले बार जो भाजपा सरकार थी उसमें कांग्रेस के भी कुछ मिली जुली स्थिति, भाजपा के कह सकते हैं कि उसमें आपको मैं याद दिलाना इसलिए चाहता हूँ, गीता श्री उरांव उस समय मंत्री हुआ करती थी, और मुझे याद है कि उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया था
इसके बावजूद भी उनके जो मंत्रीगण थे वो साथ में खड़े नहीं हुए। उसके पीछे कारण यही था, जैसा लगता है, कि भाषाई जो गैर झारखंडी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही महती संख्या रही है। आज की तारीख में भी वही स्थिति है, बल्कि बड़ी है। तो इसका क्या हल हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ के जो बाहरी भाषा सीधे कहिए, यहाँ बोलने वालों की तादाद जो है सो काफ़ी है। और यहाँ उनकी संख्या बढ़ने के पीछे एक वजह ये भी है कि हम लोग तो बिहार में ही थे, 2000 में बंटवारा हुआ। और यहाँ देखिए कि यहाँ के जो आदिवासी हैं ये ईंट भट्ठे भी जाया करते थे। एक तो सीमाई प्रभाव हो गया अगल बगल में, दूसरा कि यहाँ के आदिवासी जाते हैं ईंट भट्ठे, और वो प्राय यूपी बिहार जाया करते थे, अभी भी जाते हैं। और वहां से आने के बाद अपने गांव में भी बड़े शौक से और गर्व से वो भोजपुरी बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ना तो भोजपुरी से, ना तो मगही से, ना अंगिका से यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। परेशानी ये है कि जब यहाँ की सरकारें यहाँ की भाषाओं को इग्नोर करके बाहर की भाषाओं को महत्व देना शुरू कर देती है, वो भी आधिकारिक तौर पर। इससे क्या होगा, थोड़ा हम लोग को पीछे जाना होगा इसको समझने के लिए। अच्छा कि ये मध्यकाल में ईसाई धर्म को, हम पश्चिम के इतिहास में गए हैं अभी, तो मध्यकाल में ईसाई धर्म को महत्व कब मिला या उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कब हुआ? जब वहाँ राजनीतिक संरक्षण उसको प्राप्त हुआ। उसी तरह से आप बौद्ध धर्म को इतना जो प्रचार प्रसार मिला कब? जब सम्राट अशोक ने उसको संरक्षण प्रदान कर दिया आधिकारिक तौर पर। फिर हिंदू धर्म को महत्व कब मिला? जब पुष्यमित्र शुंग आया और उन्होंने जो है सो महत्व दे दिया। अंग्रेज जब आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा को महत्व दे दिया। आधिकारिक नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको अंग्रेजी जानना जरूरी हो गया। उसी तरह से झारखंड में यदि आप भोजपुरी को और अंगिका को और मगही को यहाँ अगर आप राजनीतिक महत्व देते हैं, आधिकारिक भाषा का दर्जा देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रचार प्रसार होगा और यहाँ की भाषा जो है सो मारी जाएंगी। आप उसको रोजगार से नहीं जोड़ते हैं, उसको नौकरी से नहीं जोड़ते हैं, तो कोई भला क्यों ये भाषा सीखना चाहेगा? तो वही भाषा पर वो विचार करेगा जिस पर नौकरी की संभावना हो, जिस पर रोजगार की संभावना हो। आज हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि आज के दौर में अंग्रेजी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली भाषा बन गई है। तो झारखंड में भी झारखंड के सरकारों को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ के भाषाओं को प्राथमिकता देनी होगी। अब क्या है कि आप अभी 1-2 जिले के लिए ही भोजपुरी को और मगही को महत्व दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में उसका दायरा बाकी जिलों पर नहीं बढ़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? तब तो हमारी यहाँ की जो एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि महली बोली है, महली बोली है, बोली भी है। हाँ, अच्छा, महली बोली भी है। अच्छा। लेकिन क्या है कि ये बोली जो है अब ये दम तोड़ चुकी है, क्योंकि इसके बोलने वाले लोग नहीं रह गए हैं। उन्होंने अपना दूसरा भाषा चुन लिया, कोई नागपुरी चुन लिया, कोई मुंडारी चुन लिया। अब तो महली लोग जो है कुड़ुक भी बोल रहे हैं, जैसे मेरे नाना वाना पूरा कोड़ुक ही बोलते हैं। अच्छा, अब महली जो है वो नहीं बोलते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि महली बोली जो है सो लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ पा रही थी। ऐसे में सरकार यदि जो बाहरी कहने वाली जो भाषाएं हैं उनको महत्व देती है, राजनीतिक महत्व देती है, तो निश्चित तौर पर जो भाषाएं महत्व नहीं पाएंगी वह मारी जाएंगी, और जो भाषा महत्व जिनको मिलेगा वो आगे बढ़ेगा। मतलब ये सिंपल सी बात यही है कि लोगों की आजीविका भाषा से जुड़ी है। पहला तो प्रोफेसर साहब का ये तर्क है, और हालांकि इसमें बहुत सारी बातें अभी की जा सकती हैं, लेकिन ये आरंभिक तौर पर ये जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आजीविका से जुड़ी हुई है भाषा का मुद्दा। और अगर सरकारें नहीं सोचे, खासकर झारखंड जैसे प्रदेश में जहां एक को छोड़ दें तो तमाम मुख्यमंत्री अब तक जो हुए हैं सबके सब आदिवासी हुए हैं। आदिवासी मतलब एकदम मौलिक तौर पर झारखंडी। और वो लोग अगर भाषा को नज़रअंदाज करते रहे, आपको याद होगा शायद
कि जिस ढंग से हमारे यहाँ झारखंड क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई, जितने उत्साह के साथ डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा को लाया, बीपी केशरी को लाया, और ये जिस उत्साह के साथ में इसकी शुरुआत हुई, पिछले दिनों इस सरकार में तो कुछ सुधार हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले हालात यह हो गए थे कि 9 की 9 भाषाएं जो वहाँ पढ़ाई जाती हैं उसमें शिक्षक नहीं थे। अब जैसे तैसे जिसको तिसको बुलाकर शिक्षा का भार सौंप दिया जाता था। अब यही नहीं, इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं हमारे हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उस वहाँ से पठन पाठन के बाद जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको कोई रोजगार चाहिए, उसके लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। और मारे मारे फिरते हैं, हमने देखा है, बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में हैं जिसमें कि डॉक्टरेट हैं लेकिन उनके पास में कोई रोजगार नहीं है। नहीं, देखिए केवल रोजगार तक कह देना, ये कहिए कि सीधे उसको संकुचित करना कहिए, या मामला को जो है सो वो वास्तविकता से भटकाना। अच्छा, केवल मामला रोजगार का नहीं है। अच्छा, भाषा का संबंध उसके भूगोल से भी है और भाषा का संबंध व्यवस्था से भी है। गियर्सन को समझना होगा, बड़े भाषाविद थे, उन्होंने जो अपनी स्थापना गियर्सन उन्होंने अपनी जो स्थापना उन्होंने भूगोल से जोड़ करके भाषा को देखा कि खास भूगोल में खास भाषा ही जो है सो वो पनपती है। अब जैसे झारखंड में यहाँ कई सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को लेकर के किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। फिर आप देखिए कि भोजपुरी जो है उसको लेकर के बिहार में और यूपी में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो उसका भूगोल है। लेकिन जब आप कहीं और के भूगोल की भाषा को किसी और भूगोल में आप थोपेंगे तो विस्फोट होगा, और वो विस्फोट अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि धनबाद और बोकारो के इलाके में काफी संख्या में बोलते हैं, ये ध्यान देना होगा कि वो सीमाई प्रभाव है। सीमा क्षेत्र पर है, सीमाई प्रभाव है, तो स्वाभाविक रूप से वो बोलेंगे। नहीं, उसे कई है, धनबाद, बोकारो, लातेहार, तो पलामू का पूरा इलाका है। अब दूसरी बात मैंने कही कि व्यवस्था का भी दो तक है भाषा। व्यवस्था का कैसे? तो जैसे मान लिया जाए कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं अंग्रेजी, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि बड़ा छल कपट, चालाकी, लूट खसोट, वो सब उसमें है, और वो प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है डेमोक्रेसी। लेकिन आप पढ़ा व्यवस्था कहते हैं, माझी व्यवस्था कहते हैं, परगणित व्यवस्था कहते हैं, तो इसमें जटिलता नहीं दिखती है, सरलता दिखती है, और इसमें लूट पाट जैसी बातें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो सब कुछ परंपरागत तरीके से चलना है उसमें, और उसको फॉलो करना है। जो अभी शुरुआत में जो डॉक्टर महली ने कहा कि किस तरह से हमारे यहाँ जो ग्राम सभा को जो अधिकार थे, हालांकि ये बहुत अलग पहलू है, बड़े स्तर पर हम लोग बात और करेंगे डॉक्टर महली से, लेकिन उन्होंने जो चर्चा की उसका निष्कर्ष यहाँ तक भी पहुँच रहा है कि उस परंपरा को छोड़कर हम लोग पंचायत प्रणाली पर आ गए। और पंचायत प्रणाली, हालांकि बहुत वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ झारखंड में, इसके बावजूद जब शुरुआत हुई कि कोई ऐसी व्यवस्था ग्राम स्तर पर होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, तब ये ग्राम सभा को नजरअंदाज करते हुए पंचायत प्रणाली के अनुसार चुनाव होने लगे। अभी फिर से होने वाला है जी। तो डॉक्टर महली जो कह रहे हैं कि केवल भाषा केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भौगोलिक आयामों का मुद्दा है। और भौगोलिक आयाम से थोड़ा सा बहुत संक्षेप में आप बताइए, हम लोग अब बात खत्म कर रहे हैं, बहुत संक्षेप बताइए कि भौगोलिक जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसमें कैसे क्या पिन पॉइंट करना चाह रहे हैं आप, उसे क्या घाटा क्या है? देखिए, बात ये है कि जैसे यहाँ मैं नागपुरी बोलता हूँ, नागपुरी, लेकिन अगर कोई बिहार से आदमी आता है, बंगाल से आदमी जब आता है, तो वह भी नागपुरी बोलेगा, लेकिन नागपुरी का जो टोन होना चाहिए वह नहीं होगा, वो एक्सेंट नहीं होगा। फिर हम भी भोजपुरी बोल लेते हैं, लेकिन भोजपुरी बोलने का जो टोन है, जो लहजा है, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहने को तो अंग्रेज भी आकर के यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में जो लस होना चाहिए वह लस वह नहीं प्राप्त, क्योंकि उसका संबंध भूगोल से है। सही। आप देखिए कि आज हम लोग जो हिंदू हिंदू कह रहे, पारसियनों ने सिंधु को हिंदू कहा, क्योंकि वो ह उच्चारण करते थे, स नहीं करते थे। तो भूगोल से इस तरह से किसी भी भाषा का जो सरकार रहा है, और झारखंड भी उसका एक उदाहरण है। तो ये हम लोग मान के चलें कि अब सब कुछ हम लोग सरकार की ओर देख रहे हैं, सरकार ही इस पर कुछ करेगी।
अंतिम निर्णय तो सरकार को ही लेना सरकार को ही लेना है, लेकिन हम लोग भी सब देख रहे हैं सरकार, क्योंकि आंदोलन तो उसी के खिलाफ हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सरकार को इस वक्त पर अभी जो हालात बन गए हैं, दो खेमों में बंटना दिखाई दे रहा है, क्या फैसला लेना चाहिए? ये जो महंगी और भोजपुरी को जो धनबाद वगैरह में, बोकारो में जो शामिल किया गया है, उसको फिर से विड्रॉ कर लेना चाहिए? नहीं, विड्रॉ हो गया है। अच्छा, सरकार ने withdraw हो उसको गया है। लिस्ट से बाहर कर दिया। लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं सरकार से? अब सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो भी भाषाएं, चाहे वो मुंडारी हो, संथाली हो, कुड़ुक हो, खोरठा हो, यहाँ एक और ये जो आदिम जनजातियों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं, बिरहोर भी उसमें शामिल है। बिरहोर भी शामिल है। आप इन भाषाओं को कम से कम, आप बिरहोर और वैसी भाषाएं जो विलुप्त होने वाली हैं, वैसी भाषाओं को आप महत्व क्यों नहीं देते हैं? महत्व देना ही है तो। भोजपुरी, अंगिका, ये भाषाएं समृद्ध भाषा हैं, और समृद्ध जो भाषाएं होती हैं उसको खतरा नहीं होता है। खतरा उन भाषाओं को जो है जो अपेक्षाकृत कम समृद्ध है, तो उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है। जैसा आपने महली के बारे में, डॉक्टर महली खुद बता रहे हैं कि महली जो बोली जाती थी, उसका अंत हो गया। कारण है कि उसको लोगों ने वो जगह नहीं बनने दी, और ये हमेशा होता है। तो आज हम लोग इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं, है ना महली साहब? तो महली जी से आपने बहुत कुछ सुना, और हमें लगता है कि आपके कुछ सवाल अगर हैं तो आप हमें भेजिए। हम डॉक्टर महली से फिर बात करेंगे, और कई और मुद्दे हैं। डॉक्टर महली झारखंड को बहुत नज़दीक से जीते हैं। जी हाँ, जीते हैं, मतलब उसको पूरा रचे बसे हुए हैं। झारखंड के इतिहास वगैरह के बारे में भी इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको, ये हमें ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें अपने जानकार लोगों से, अपने संबंधियों से, अपने नेटवर्क से। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।